नमस्कार, मैं उमाकांत लखेड़ा और आज हम बात करेंगे कि पटना में 1 सितंबर को जो कांग्रेस की महारैली हो रही है और जिसमें आरजेडी, भाकपा माले और दूसरी जो पार्टियां हैं, गठबंधन की जो पार्टियां हैं, उनके घटक दलों के तमाम नेता और इंडिया गठबंधन के देश भर के नेता पटना में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। उसकी मुझे लग रहा है कि कल 1-2 दिन में उसकी घोषणा हो जाएगी कि कौन कौन नेता शामिल हो रहे हैं। बहरहाल इस जो 1 तारीख को जो बड़ा भारी कार्यक्रम है, बहुत विशाल कार्यक्रम कांग्रेस का पटना में होने वाला है, उसे लेकर के टकराव की स्थिति पैदा होने की आशंकाएं जताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार ने अभी तक पटना में जो रैली हो रही है उस रैली की कोई परमिशन कोई अभी तक नहीं दी है और ऐसी दशा में उसकी जब रैली की परमिशन 3 दिन पहले तक नहीं दी गई है तो उसकी तैयारियां वहां जो मैदान है, ग्राउंड में जो सुरक्षा इंतजाम है उनको करने के लिए क्या कैसे वो व्यवस्था इतने छोटे कम समय में होगी। बरसात का मौसम है, बारिश भी हो रही है और दूसरा ये है कि ये कहा गया है प्रशासन के द्वारा कि वहाँ तो दिव्यांगों का कोई कार्यक्रम है, कोई वहां पर मेला लग रहा है और उसकी वजह से चूंकि जगह नहीं है तो ऐसे रिपोर्ट्स मिली है कि प्रशासन ऐसा बहाना बना रहा है कि उसमें परमिशन नहीं दी जा सकती क्योंकि 2 कार्यक्रम एक ही जगह कैसे हो सकते हैं। तो बहरहाल ये बताया गया है कि अगर ऐसी परमिशन नहीं दी गई तो कांग्रेस की तरफ से एक और रास्ता चुना जाएगा और वहां से एक रैली पैदल मार्च निकाला जाएगा जो बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति तक निकलेगी। उसमें करीब 2 किलोमीटर तक जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे और इंडिया गठबंधन की जो तमाम नेता हैं वो उस रैली में शामिल होंगे, मार्च में शामिल होंगे और एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी कि पिछले 15-17 दिन से जो पूरे बिहार में सासाराम से शुरू हुई यात्रा सीमांचल से लेकर के और बाकी दरभंगा होते हुए जो पटना पहुंचेगी तो उसके पूरा एक रूपरेखा पर काम हो रहा है और मुझे लग रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा को राहुल गांधी ने दरभंगा से एक नई धार देने की कोशिश की और उन्होंने एक किस्म से तीखा हमला बोला है अपने भाषण में। वो हमला बोला है उसने गृह मंत्री अमित शाह पर जो कि चाणक्य कहे जाते हैं और उन्होंने कहा है कि देखिए वो अमित शाह ये दावा करते हैं कि भाई वो तो 40-50 साल तक उनकी सरकार देश में रहने वाली, बिहार में रहने वाली है। तो ऐसी दशा में उनका जो दावा है उस दावे को चुनौती दी है राहुल गांधी ने कि भाई ये सबूत है कि आप सत्ता में कैसे रहेंगे। 40-50 साल तक सत्ता में रहने का दावा आप किस हैसियत से कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं कि जब आपने वोट चोरी का कोई इंतजाम कर रखा है। तो ये एक किस्म से उन्होंने राहुल गांधी ने एक ट्विस्ट देने की कोशिश की है कि किस तरह ये सरकार वोट चोरी के जरिए 40-50 साल तक सत्ता में बने रहने की योजना बना रही है और ये माना जा रहा है कि इस रैली से बिहार का जो राजनीतिक तापमान है वो काफी गर्म हो गया है, काफी गर्मा गया है और आने वाले वक्त में देखिए कि जो नीतीश सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो मिलीजुली सरकार है, इसीलिए उसने इस यात्रा राहुल गांधी का जो कैंपेन है उसको नया रूप देने के लिए या नई दिशा देने के लिए उन्होंने आज जो हमला बोला है गृह मंत्री अमित शाह पर वो उसी का एक विस्तार है, एक्सटेंशन है और ऐसा लगता है कि अब राहुल गांधी उन तमाम मुद्दों को छुएंगे वोट चोरी के अलावा, क्योंकि वोट चोरी का जो मुद्दा है वो कुछ दिन में वो समाप्त हो जाएगा क्योंकि जब तक लोगों के जो मतदाताओं के वोटर जिनके नाम जुड़ने हैं या घटने हैं वो सारी प्रक्रिया 1 तारीख तक समाप्त हो जाएगी जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी घोषित कर रखा है। तो ये जो यात्रा है इस यात्रा से एक बहुत बड़ा मैसेज बिहार में गया है कि चुनावी माहौल गर्मा गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस यात्रा से मैं जिस तरह से आज प्रियंका गांधी ने दरभंगा में ज्वाइन किया और उन्होंने भाई बहनों का जो उद्घोष किया और लोगों को संबोधित किया तो जो भीड़ का जो क्राउड का जो रिस्पॉन्स है वो बताता है कि काफी लोकप्रिय हैं प्रियंका गांधी बिहार में भी और बाकी नेता उनके साथ रेवंत रेड्डी भी थे जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं तो वो भी उस यात्रा में शामिल हुए हैं और बाकी तमाम नेता ऐसा पता लगा है, ऐसे सूत्रों ने बताया कि
अखिलेश यादव भी शामिल कर होने वाले हैं और बाकी जो इंडिया गठबंधन के जो बाकी नेता हैं वो बारी बारी से शामिल होंगे और उस यात्रा में शामिल होकर के बिहार को एक किस्म से एक नया प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की जाएगी कि वो राष्ट्रीय राजनीति में बिहार में जो मतदान होगा 3 महीने बाद 2 महीने बाद, उससे देश में एक राष्ट्रीय ध्रुवीकरण और देश की दिशा को सियासी डायरेक्शन जो है देश के उसको बदलने की कोशिश की जाएगी। और इसलिए वहां 1 तारीख को जो राष्ट्रीय जो इंडिया गठबंधन के नेता है, चाहे वो शरद पवार साहब की पार्टी हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो और जो बाकी पार्टियां हैं इवन टीएमसी है, उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है और ऐसा लगता है कि एक नए मुकाम पर ये यात्रा को पहुंचाने की कोशिश होगी। और 1 तारीख के बाद जो बीएलएज हैं, जो एक कार्यक्रम की भी तैयारी हो रही है कि 1 तारीख के बाद रैली खत्म हो जाएगी। ऐसा ना हो कि रैली खत्म होने के बाद कार्यकर्ता घर बैठ जाए और उसके बाद एकदम मुद्दा ही ना बचे कोई, तो उसकी तैयारी भी हो रही है। एक साइड प्लान, एक प्लान बी भी तैयार हो रहा है, जो प्लान बी एक किस्म से जमीनी स्तर पर मतदाताओं को से संपर्क करना और मतदाताओं के पास जाना और जो एजेंडा है वहां सरकार बनाने का इंडिया गठबंधन का, उसको एक नई दिशा देने की कोशिश की जाएगी आने वाले 1-2 महीने में। तो ये जो मुद्दा है बिहार का जो चुनाव है, ये एक किस्म से इंडिया गठबंधन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनडीए की सत्ता नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री है वहां पर और नीतीश कुमार के कंधों पर काफी दारोमदार है एनडीए का। उन्हीं का चेहरा लेकर के एनडीए भी इस चुनाव में उतरा हुआ है। देखना यह है कि नीतीश कुमार की जो छवि है, नीतीश कुमार अस्वस्थ जरूर है, तो क्या नीतीश कुमार फैक्टर काम करेगा इस चुनाव में कि नहीं, और क्या विपक्षी गठबंधन जिसके नेता तेजस्वी यादव हैं, क्या तेजस्वी यादव इसको बाकी दलों को साथ लेकर के एक किस्म से एक मुकाबला में, टक्कर में और एक किस्म से अपनी पार्टी की जो बढ़त है, अपने गठबंधन की जो बढ़त है वो हासिल कर पाएंगे। तभी मुझे लग रहा है कि तभी गठबंधन की सरकार बनाने के आसार पैदा होंगे, अगर वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी या मेजोरिटी से कहीं अधिक सीटें लाने का मादा रखते होंगे। और आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे कि ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन अपनी चुनाव तैयारियों को किस तरह से परवान चढ़ाएगा। साथियों मित्रों, अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।